हेलो कक्षा 12 के सभी साहित्यिक और सामान्य बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बच्चों, संस्कृत का कोर्स तो मैंने ख़त्म कर दिया है, लेकिन अभी चूँकि समाचार आया है कि यूपी बोर्ड के द्वारा साहित्यिक और सामान्य बच्चों का जो 30% का कोर्स है वो ख़त्म कम कर दिया गया है केवल इस सत्र के लिए। इस सत्र में 30% कोर्स कम किया गया है। वो क्या कम किया गया है हम आपको बता दें। पहले हम सामान्य हिंदी के बच्चों का बताते हैं। सामान्य हिंदी के बच्चों का गद्य में 2 पाठ कम हुआ है। एक पाठ है रॉबर्ट नरसिंह होम में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया, और दूसरा पाठ है हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया निंदा रस। ये 2 पाठ गद्य में कम किए गए हैं। उसी तरह से पद्य में भी कम किया गया है। पद्य में जो कम किया गया है वो है आपका मैथिली शरण गुप्त जी का लिखा हुआ गीत। मैथिली शरण गुप्त जी का लिखा हुआ गीत और जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ गीत। पूरा चैप्टर नहीं कटा है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम गीत बोल रहे हैं। जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु है, केवल जो गीत है वो कम हुआ है। मैथिली शरण गुप्त जी का गीत जो उर्मिला के बारे में था वो कम कर दिया गया है। इसके अलावा सुमित्रानंदन पंत जो अभी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसमें भी परिवर्तन ये टॉपिक का जो अंश है वो कम किया गया है तो 3 है इसमें। एक नौका विहार है, परिवर्तन है और बापू के प्रति। तो नौका विहार और बापू के प्रति है, केवल परिवर्तन को कम किया गया है। और अगला एक चैप्टर है आपका रामधारी सिंह दिनकर। इनका भी पुरुरवा और उर्वशी ये कम कर दिया गया है। ये पद्य का था। अब है संस्कृत। संस्कृत में सामान्य हिंदी के बच्चों का जातक कथा, जिसमें नृत्य जातकम और उलूक जातम था, और वो आपका कम कर दिया गया है जो हमने आपको पढ़ा दिया था। तो संस्कृत में ये एक चैप्टर आपका कम हुआ है। ये 3 आपके कम हुए हैं। इसके अलावा कथा भारती का भी चैप्टर कम किया गया है, लाटी जैसे आएगा हम आपको बताएंगे। तो ये कम हुआ है। कुछ व्याकरण भी कम हुआ है जो हम पढ़ाएंगे जब तो आपको बता देंगे। सिर्फ इस सत्र के लिए 2020 और 21 के लिए, और हमेशा के लिए नहीं ख़त्म हुआ है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से क्लासेस नहीं रन हो पा रही हैं, तो इस वजह से ये कोर्स कम किया गया है, जिससे कि सेशन जो है वो बराबर रहे, आपका शून्य ना हो। ठीक उसी तरह से साहित्यिक हिंदी कक्षा 12 के साहित्यिक हिंदी के बच्चों को भी बता दें। गद्य में 3 पाठ, एक है आपका रॉबर्ट नरसिंह होम, दूसरा है निंदा रस और तीसरा है भाग्य और पुरुषार्थ। ये 3 चैप्टर गद्य में कम हुए हैं। पद्य में जगन्नाथ दास रत्नाकर पूरा का पूरा हटा दिया गया है, कम कर दिया गया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हमने पढ़ाया नहीं था अभी, वो पूरा हटा दिया गया है। और उसी तरह से मैथिली शरण गुप्त में गीत हटाया गया है। जयशंकर प्रसाद का भी गीत हटाया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संध्या सुंदरी हटाया गया है। रामधारी सिंह दिनकर में पुरुरवा उर्वशी हटाया गया है, और सुमित्रानंदन पंत में परिवर्तन कम किया गया है। इतने अंश जो है कम किए गए हैं। और जयशंकर प्रसाद का भी गीत श्रद्धा मनु है। मैथिली शरण गुप्त में कैकेयी का अनुताप भी है, तो ये कम किया गया है। उसी तरह संस्कृत में केवल 2 पाठ, एक जातक कथा
और एक नृपति दिलीपा, ये 2 पाठ कोर्स में कम किया गया है। तो ये जो, और आपके कथा भारती में शिवानी और लाटी, ये अरे शिवानी का लिखा गया लाटी, ये पाठ कम किया गया है। तो इस तरह से गद्य पद्य संस्कृत और कथा भारती में जो पाठ 30% के अंतर्गत कम किए गए हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और जो अब पढ़ा चुके हैं खैर उसकी तो कोई बात नहीं, अब जो कम हुआ है उसको हम नहीं पढ़ाएंगे आगे से, ये बात याद रखिएगा आप भी और हम भी। तो ये कम होने का जो था वो हमने आपको बताया। आज हम आपको प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत, एक नया अध्याय है उसको पढ़ाने जा रहे हैं। कुछ बच्चों ने कहा था ग्रामर पोर्शन पढ़ाने के लिए, बेटा ग्रामर पोर्शन पढ़ा देंगे क्योंकि अभी पढ़ाएंगे तो आप लोग थोड़ा सा भूल जाएंगे। हम ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पद्य का 1-2 चैप्टर और ख़त्म हो जाए, जिससे कि हम आपको ग्रामर अच्छे तरीके से बता दें और जिससे कि वो आपको याद रहे। और अभी काफ़ी समय भी है, अभी जुलाई चल रहा है, आपकी परीक्षा फरवरी या मार्च के फर्स्ट वीक में होगी, तो काफ़ी समय है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइएगा। काफ़ी बच्चों ने कहा था ग्रामर पोर्शन के लिए साहित्यिक और सामान्य, तो हम वो पढ़ा देंगे आपको। तो इसीलिए हम जो है ग्रामर पोर्शन न पढ़ा करके अभी पद्य का ही पाठ ले रहे हैं। तो आज हम आपको सुमित्रा नंदन पंत, जिनको कि प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और जिन्होंने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए, छायावाद के एक स्तंभ हैं ये, प्रकृति का मानवीकरण करते हुए प्रकृति का बड़े ही रोचक तरीके से इन्होंने अपने साहित्य में वर्णन किया है। तो आज हम उनके बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला लेक्चर है सुमित्रा नंदन पंत का, और ये मेरे बारे में, जैसा कि आप जानते ही हैं, मेरी क्वालिफ़िकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में सब कुछ आपको हम कई बार बता चुके हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और अब है सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियाँ। हम इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देते हैं और आप लोग जो है डिटेल में लिख लीजिएगा। जैसा कि लिखा है कि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जो जन्म है वो हिमालय के सुरम्य प्रदेश कुमायूं के कौसानी में 20 मई सन 1900 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत तथा माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था, और इन्होंने कौसानी के ही वर्नाक्युलर स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और उच्च विद्यालय में अध्ययन के लिए ये अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल में प्रवेश इन्होंने किया। पहले इनका नाम गुसाई दत्त था, जो कि बाद में बदल करके इन्होंने 1919 में जब ये बनारस आए तो वहीं पर इन्होंने अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया और 1919 में ही इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अब थोड़ा सा इनके बारे में हम आपको और बता दें कि इनका साहित्यिक व्यक्तित्व क्या था। सुमित्रा नंदन पंत 7 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने कविताओं की रचना करना प्रारंभ कर दिया था और इनकी पहली रचना सन 1916 में सामने आई थी, गिरजे का घंटा। इस रचना के पश्चात ये निरंतर काव्य साधना में लगे रहे और सन 1919 में इलाहाबाद के म्योर कॉलेज में इन्होंने प्रवेश लेने के पश्चात इनकी जो काव्यात्मक अभिरुचि थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। 1920 में इनकी रचनाएं उक्षवास एवं ग्रंथि प्रकाशित हुई और 1921 में महात्मा गांधी के आह्वान पर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो गए। किंतु कोमल
प्रकृति के कारण ये सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाए और सत्याग्रह आंदोलन छोड़ करके पुनः काव्य साधना में लीन हो गए। इनकी कई कृतियां हैं, लोकायतन है, वीणा है, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, इसके अलावा स्वर्ण धूर्ली, स्वर्ण किरण, युगपथ वगैरह काफ़ी रचनाएं इनकी हैं। इनकी काव्यगत विशेषताओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, भाव पक्षी और कला पक्षी। भाव पक्षी के अंतर्गत पहला जो गुण था इनके अंतर्गत वो था सौंदर्य की अनुभूति एवं कोमल एवं उदात्त रूप। सौंदर्य अनुभूति का कोमल एवं उदात्त रूप, ये सौंदर्य के उपासक थे और उनकी सौंदर्य अनुभूति के तीन मुख्य केंद्र रहे हैं, प्रकृति, नारी और कला सौंदर्य। इनके काव्य जीवन का प्रारंभ ही प्रकृति चित्रण से हुआ था। वीणा, ग्रंथि, पल्लव आदि इनकी प्रारंभिक कृतियों में प्रकृति का कोमल रूप परिलक्षित होता है और आगे चलकर गुंजन आदि काव्य रचनाओं में इनके प्रकृति प्रेम मांसल बन जाता है और नारी सौंदर्य का चित्रण करने लगता है। दूसरा गुण था इनमें कल्पना का विविध रूप। पंत जी व्यक्तिवादी कलाकार के समान अंतर्मुखी बनकर अपनी कल्पना को असीम आकाश में खुलकर विचरण करने के लिए मुक्त करते हैं। इसका कि एक सुंदर उदाहरण है, मधुरिमा के मधुमास मेरा मधुकर का सा जीवन, कठिन कर्म है कोमल मन, विपुल मृदुल सुमनों से विकसित है विस्तृत जग जीवन। रस चित्रण, पंत जी ने श्रृंगार रस के साथ साथ शांत, अद्भुत, करुण, रौद्र आदि रसों का भी प्रयोग किया है और इसमें इनको सफलता भी प्राप्त हुई है। संयोग श्रृंगार का एक सुंदर उदाहरण देखिए, इंदु पर उस इंदु मुख पर साथ ही थे पड़े मेरे नयन जो उदय से, लाज से रक्तिम हुए थे पूर्व को, पूर्व था पर वह द्वितीय अपूर्व था। क्या उदाहरण। अब इनकी कला पक्षी विशेषताएं। चित्रात्मक भाषा, इनकी भाषा चित्रात्मक रही है और जिसमें कि संगीतात्मकता भी विद्यमान थी, जैसे बांसों का झुरमुट, संध्या का झुटपुट है, चहक रही चिड़िया, टीवी टी टुटू टुटू। इसके अलावा अभी आप जो पढ़ेंगे उसमें भी चित्रात्मक और संगीतात्मक भाषा का अद्भुत दर्शन होता है। नौका से उठती जल ही लोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। नवीन अलंकार योजना, चूंकि पंत जी ने नई शैली को अपनाया है और इस नई शैली के कारण अलंकारों में भी नवीनता आ गई है। पंत जी के काव्य में अनेक नवीन अलंकारों के दर्शन होते हैं। मानवीकरण का एक सुंदर उदाहरण देखिए जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा था। कहो तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया में छवि आप, सुनहरी फैला केश कला। छंद, पंत जी मुक्तक छंदों की अपेक्षा तुकांत छंदों के आधार पर ही काव्य संगीत की रचना हो सकती थी, ये उनका अपना मत था। इसी कारण उन्होंने पल्लव की भूमिका में निराला के मुक्त छंद का विरोध किया था। काव्य में वर्णिक छंदों की अपेक्षा मात्रक छंदों को इन्होंने अधिक महत्व दिया है। तो ये इनकी भाव पक्ष और कला पक्ष विशेषताएं थी। तो ये थोड़ा सा
शॉर्ट फॉर्म में, बहुत शॉर्ट फॉर्म में हमने आपको उनके साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय के बारे में बताया। अब चलिए थोड़ा सा आज एक पैराग्राफ हम आपको पढ़ा देते हैं। ये उनका और भी जीवन परिचय था। अब उनकी एक कविता देखिए। चंचल पग दीप शिखा से धर, गृह मग वन में आया बसंत, सुलगा फागुन का सूनापन, सौंदर्य शिखाओं में अनंत। कितना सुंदर प्रकृति का उन्होंने वर्णन किया है। चंचल पग दीप शिखा से धर, गृह मग वन में आया बसंत। बसंत के आगमन का कितना सुंदर वर्णन उन्होंने किया हुआ है। चलिए अब आपके कोर्स में जो है हम उस पर आते हैं। नौका विहार। विहार माने विचरण करना, नौका माने नाव, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। ये सुमित्रानंदन पंत जी का लिखा हुआ है। और आप जानते होंगे कि आपके इस इलाके में काला काकर है, राजभवन। इस राजभवन से भी पंत जी का गहरा रिश्ता था। यहाँ वो आते जाते थे। और जो ये वर्णन आप नौका विहार का पढ़ रहे हैं वो इसी काला काकर का ही है, जहाँ पर काला काकर में गंगा जी बहती हैं, आप जानते ही हैं, राजभवन के पास। तो उसी गंगा जी में उन्होंने नौका विहार किया था, उसी का वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया हुआ है। चांदनी रात में पंत जी अपने मित्र मंडली के साथ गंगा जी में नौका विहार करने के लिए जाते हैं। और उस समय गर्मी के कारण गंगा की धारा जो है बहुत पतली हो गई है। तो उस पतली धार वाली गंगा को उन्होंने पतली कमर वाली नायिका के रूप में चित्रित किया है, एकदम मानवीकरण कर दिया है, जो छायावादी कवियों की विशेषता होती है। गर्मी में आप जानते हैं कि नदियों का जो पाट है वो कम हो जाता है, पानी कम हो जाते हैं। तो गंगा भी जब पाट कम हो जाता है तो जो उसका पाट है वो बहुत कम चौड़ा हो जाता है। तो उसको उन्होंने मान लिया है एक पतली कमर वाली नायिका। तो उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल। इसका अर्थ आगे है, अभी हम आपको बता दे रहे हैं। फिर भी स्निग्ध माने तरल, चिकनी, ज्योत्सना माने चांदनी, उज्ज्वल माने सफ़ेद, अपलक माने एकटक, अनंत माने आकाश, नीरव माने शांत, भूतल माने पृथ्वी, सैकत, सैकत माने बालू, शैया माने बिस्तर, दुग्ध माने सफ़ेद, धवल माने सफ़ेद, तनवंगी गंगा। तनवंगी गंगा माने पतले दुबले छर हरे शरीर वाली। तनवंगी गंगा, छर हरे शरीर वाली दुबली पतली गंगा। ग्रीष्म विरल यानी गर्मी के कारण पतली हो जाना, विरल माने पतला हो जाना। श्रांत माने थकी हुई, क्लांत माने मुरझाई हुई, निश्चल माने शांत। तापस बाला, तापस माने तपस्विनी, बाला माने युवती। तो गंगा को यहाँ पे उन्होंने तपस्विनी युवती मान लिया है, मानवीकरण। शशिमुख माने चंद्रमुख, दीपित माने प्रकाशित, मृदु माने कोमल, करतल माने हथेली, लहर माने लहरें, उर माने हृदय, कुंतल माने बाल, तार तरल माने तारों से जड़ा हुआ, अंचल माने आंचल, नीलांबर माने नीलधन अंबर, नीला आकाश, वर्तुल माने टेढ़ी मेढ़ी, मृदुल माने कोमल, विभा माने कांति, शशि माने चंद्रमा। अब मैंने सारे शब्दों के अर्थ आपको बता दिए हैं। अब हम इसका आपको व्याख्या। तो शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल। यहाँ पर पंत जी जब अपने मित्र मंडली के साथ काला काकर में
चांदनी रात में नौका विहार करने के लिए जाते हैं तो उस समय पतले धार वाली गंगा उन्हें कैसी दिखती है, उसी का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। शांत, चारों ओर शांत, स्निग्ध और उज्जवल चांदनी छिटकी हुई है। शांत, स्निग्ध, ज्योत्सना, उज्जवल। पंत जी कहते हैं चारों ओर शांत, स्निग्ध और उज्जवल चांदनी छिटकी हुई है। अपलक अनंत, आकाश टकटकी लगाए पृथ्वी को देख रहा है। अपलक अनंत, आकाश टकटकी बांधे हुए पृथ्वी को देख रहा है। नीरव भूतल, पृथ्वी भी शांत और शब्द रहित है। नीरव माने शांत या शब्द रहित। पृथ्वी भी शांत और शब्द रहित है। सैकत शैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा, ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। अब पंत जी कहते हैं ऐसे मनोहर और निस्तब्ध वातावरण में गर्मी के कारण मंद मंद बहने वाली या मंद मंद बहने वाली क्षीण धार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है। अब इसका अर्थ हम बता रहे हैं। सैकत शैया पर दुग्ध धवल, अभी जो ये कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं, अभी उन्होंने उसके बारे में बताया। पहले उन्होंने कहा कि चारों ओर शांत, स्निग्ध और उज्जवल चांदनी छिटकी हुई है। आकाश टकटकी लगाए पृथ्वी की ओर देख रहा है और पृथ्वी भी शांत और शब्द रहित है। तो ऐसे मनोहर और निस्तब्ध वातावरण में गर्मी के कारण मंद और पतली धार वाली गंगा बालू के बीच में मंद मंद बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है, मानो कोई तनवंगी गंगा, मानो कोई दुबले पतले छरहरे शरीर वाली युवती, दुग्ध धवल, दूध जैसी सफ़ेद शैया पर, ग्रीष्म विरल, गर्मी से व्याकुल हो करके, क्लांत मुरझाई हुई, श्रांत थकी हुई, निश्चल माने शांति से लेटी हुई है। सैकत माने बालू। पंत जी कहते हैं कि ऐसे मनोहर और निस्तब्ध वातावरण में गर्मी के कारण मंद और क्षीण धार वाली गंगा बालू के बीच में मंद मंद बहती हुई या धीरे धीरे बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है, मानो कोई दुबले पतले छरहरे शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफ़ेद शैया पर गर्मी से व्याकुल हो करके थकी हुई, मुरझाई हुई, शांति से लेटी हुई है। तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल। तापस बाला, तापस बाला माने गंगा रूपी तपस्विनी स्त्री। पंत जी कहते हैं कि मानो कि गंगा रूपी तपस्विनी, शशिमुख माने चंद्रमुख, मानो गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्रमुख को दीपित, उसी के प्रकाश से प्रकाशित, मृदु करतल, कोमल हथेली पर रख कर लेटी हुई है। तापस बाला गंगा निर्मल। पंत जी कहते हैं कि मानो गंगा रूपी कोई तपस्विनी शशिमुख अपने चंद्रमुख को दीपित
उसी के प्रकाश से प्रकाशित कोमल हथेली में रखकर लेटी हुई है। और लहरें उर पर कोमल कुंतल, और छोटी छोटी लहरें, लहरें उर माने हृदय, और छोटी छोटी लहरें उसके वक्ष स्थल पर लहराते मानो कोमल केश प्रतीत हो रहे हैं। उसके वक्ष स्थल पर लहराते हुए छोटी छोटी लहरें ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो वो उसके कोमल केश हों। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। अब यहाँ पर पंत जी कहते हैं कि तारों से भरे आकाश की चंचल परछाई जब गंगा के जल में प्रतिबिंबित होती है तो ऐसा प्रतीत होता है। नीलांबर, नीला आकाश, चंचल अंचल सा, आंचल के समान, अंचल सा उपमा अलंकार, तार तलर, तारों से भरा हुआ। पंत जी कहते हैं तारों से भरे आकाश की चंचल परछाई जब गंगा के जल में पड़ती है तो उस समय वो ऐसी प्रतीत होती है मानो उस गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों, गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार सिहर माने कांपता हुआ उसका तारों जड़ा आंचल लहरा रहा है। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। पंत जी कहते हैं तारों से भरे आकाश की चंचल परछाई जब गंगा के जल में प्रतिबिंबित होती है तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो उस गंगा रूपी तपस्विनी युवती के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता हुआ उसका तारों जड़ा नीला आंचल लहरा रहा हो। और साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर शश की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। और उस आकाश रूपी नीले आंचल पर जब चंद्रमा की कोमल चांदनी से प्रकाशित शशि की रेशमी विभा, चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशित उस आकाश रूपी नीले आंचल पर साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर। पंत जी कहते हैं उस आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी से प्रकाशित वर्तुल मृदुल लहर, छोटी छोटी कोमल टेढ़ी मेढ़ी बल खाती लहरें ऐसी प्रतीत हो रही हैं साड़ी सी सिकुड़न सी मानो उस गंगा रूपी स्त्री के लेटने से उसके साड़ी में सिकुड़न सी पड़ गई है या उसकी रेशमी साड़ी में सलवटें पड़ गई हों। उस आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी से प्रकाशित छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी बल खाती लहरें ऐसे प्रतीत हो रही हैं मानो उस गंगा रूपी स्त्री के लेटने से उसकी रेशमी साड़ी में सिलवटें सी पड़ गई हैं। है थोड़ा कठिन लेकिन कितना अलंकारिक पूर्ण वर्णन है, वाह, मन खुश हो जाता है ऐसे पद्य को पढ़ने से। अब इसका काव्य सौंदर्य हम आपको बता दें कि यहाँ पर शुद्ध संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग पूरे में किया गया है। अलंकार पहले हमने बताया, मानवीकरण है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश है। चूँकि सौंदर्य का वर्णन है तो श्रृंगार रस गुण माधुर्य है और छंद स्वच्छंद है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, शुरुआत हो गई है, धीरे धीरे हम पढ़ाते जाएंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए। आपको याद दिला दें, जैसे ही आप खोला करिए सबसे पहले लाइक का बटन दबा करिए,
शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, धन्यवाद।